हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ क्लास 10 क्षितिज गद्य खंड से कहानी का नाम है एक कहानी यह भी, और लेखिका का नाम है मनु भंडारी। तो इनका नाम आप लोग सुना होगा, मनु भंडारी का। ये मनु भंडारी जीवन में आगे बढ़ने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया, जो सब कुछ आपके इस कहानी में पढ़ने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और ये जो कहानी है आप लोग पूरा सुनिएगा, देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा। और लाइक कीजिएगा, कुछ नहीं समझ में आया है या अच्छा लगे, जो कुछ भी हो उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं कहानी में। कहानी का नाम क्या है? एक कहानी यह भी, और लेखिका का नाम है मनु भंडारी। एक कहानी यह भी जो मनु भंडारी की कहानी है वो आत्मकथा की शैली है। आत्मकथा का अर्थ आप लोग समझते हो। आत्मकथा का अर्थ होता है अपनी कहानी। तो लेखिका ने इस कहानी में अपने ही कहानी को उजागर किया है, जो बिल्कुल ही संस्मरण भाषा में लिखा गया है। संस्मरण मतलब उनकी सारी यादें इस कहानी में विस्तार से बताया गया है, जिसमें लेखिका ने उन व्यक्तियों और घटनाओं का चर्चा किया है जिसके बारे में उन्होंने लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। इस कहानी में ऐसे चीज़ों को उन्होंने चर्चा किया है जो जब कहानी वो लिखती है और या लिखी है, उनमें सारे चीज़ों का इसमें चर्चा किया हुआ है इस कहानी में। तो हमारी मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, परंतु बाद में वह अपने माता पिता के साथ अजमेर शहर में आ गई। अजमेर शहर में जो जगह है उस जगह का नाम है ब्रह्मापुरी इलाका। जो जगह का नाम है वो ब्रह्मापुरी इलाका है। और वहीं पर ब्रह्मापुरी इलाके में एक मकान में लेखिका रहने लगी। उस मकान की ऊपरी मंजिल में उनके पिताजी बहुत ही अव्यवस्थित ढंग से लिखने पढ़ने का काम करते थे। उनके पिताजी वो भी लिखने पढ़ने का ही काम करते थे, लेकिन जो भी लिखने पढ़ने की चीज़ें थी, सामाने थे, वो बिल्कुल ही अव्यवस्थित तरीके से पूरे रूम में बिखरा हुआ था, इधर उधर सब कुछ। तो आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम अव्यवस्थित सामान को देखते हैं या घर में कोई भी सामान अव्यवस्थित होता है तो हमारा मन बैठता नहीं है। उन अव्यवस्थित सामानों के जैसा ही इधर उधर भटकता रहता है। तो आप लोग भी जहाँ पर पढ़ाई करते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, लिखते हैं, याद करते हैं, उन चीज़ों को अव्यवस्थित मत रखिए। अव्यवस्थित का अर्थ होता है बिखरा हुआ, इधर उधर बिखार कर मत रखिए। अच्छे से, तरतीब से, व्यवस्थित ढंग से सजा कर रखिए और पढ़िए, याद कीजिए। इससे क्या होता है, आपका मानसिक संतुलन एकदम सही रहेगा, एक जगह होगा, इधर उधर भटकेगा नहीं। तो जो कहानी में दिखाया गया है कि जो मनु भंडारी के पिताजी थे, लिखने पढ़ने का काम तो करते थे, लेकिन उनका जो रूम था उसमें पूरी तरह से सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। और उस मकान के नीचे लेखिका की माताजी सभी की इच्छा पूर्ति के लिए घर के काम काज में लगी रहती थी। जो लेखिका की माताजी थी, सबकी इच्छा पूर्ति मतलब घर में आप लोग देखते हैं ना, सबका अलग अलग फरमाइश होता है, कोई ये खाएगा, कोई वो खाएगा। तो सबकी फरमाइशों की लेखिका की माँ पूरा करते रहती थी और सारा दिन उसी में व्यस्त रहती थी। लेखिका के पिताजी आर्थिक अभाव के कारण इंदौर से अजमेर आ गए। आर्थिक स्थिति मतलब अच्छा खासा आमदनी नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने अजमेर आ गए, जहां उन्होंने अपने अकेले के
बलबूते पर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे कामों को आगे करना शुरू किया, आगे बढ़ाने का उन्होंने शुरू किया कि कैसे हमारा काम जो अधूरा है पूरा होते हुए आगे बढ़ते जाए। यह शब्दकोश अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। शब्दकोश का अर्थ तो आप लोग समझते हो ना, जिसे इंग्लिश में हम डिक्शनरी कहते हैं और हिंदी में शब्दकोश कहते हैं। तो जो लिखने पढ़ने का काम करते थे उसमें बहुत सारे शब्दों का अर्थ व्यवस्थित करके एकत्रित करके रखे थे, जिस कारण उन्हें यश और प्रतिष्ठा भी बहुत मिली। वो जो डिक्शनरी बनाए थे, शब्दकोश बनाए थे, जिसके चलते लेखिका के पिताजी को काफ़ी सारा महारत हासिल हुआ, उनका नाम हुआ और उनकी पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। लेकिन कुछ लाभ उतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना ज़्यादा उन्हें पद प्रतिष्ठा मिली। उसके अनुसार उन्हें उस शब्दकोश लेखन में उन्हें लाभ नहीं हुआ। आर्थिक स्थिति उनकी परेशानी का बहुत बड़ा कारण था। जो लेखिका के पिताजी थी, जो आर्थिक स्थिति था, उनका कारण यही था कि जब कभी भी जो कोई भी काम करते थे उसमें उन्हें ज़्यादा फायदा नहीं होता था, लाभ नहीं होता था, जिससे दिन प्रतिदिन उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जाती थी। आर्थिक स्थिति मतलब शारीरिक नहीं, पैसे की अवस्था से आमदनी का स्रोत थोड़ा सा नीचे डाउन होते जा रहा था। इसका प्रभाव उनके बच्चों के कार्य पर न पड़े, लेकिन फिर भी लेखिका के पिताजी जी जान लगाकर काम करते थे कि नहीं, यदि आमदनी का स्रोत रुक जाएगा, आमदनी रुक जाएगा तो बच्चे लोगों की पढ़ाई भी रुक जाएगी। तो अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए लेखिका के पिताजी जी जान लगाकर अपने पढ़ने लिखने का जो काम करते थे उसमें लगे रहते थे। उनकी यह बहुत बड़ी चिंता रहती थी। अपने से मिले विश्वासघात, आर्थिक विषमता, नवाबी आदतें व अधूरी इच्छाओं के कारण उनका स्वभाव बहुत ही शक्की और क्रोधी हो गया था। मतलब आप लोग एक चीज़ देखिएगा, जिस इंसान को भी किसी चीज़ की परिस्थिति यदि उसके साथ थोड़ा कमज़ोर हो जाती है ना, तो हर चीज़ में वह इंसान डाउट करने लगता है। अच्छा चीज़ में भी उन्हें शक होगा, बुरा चीज़ में भी शक होगा, जो लेखिका के पिताजी में हो गया था। लेखिका अपने पिताजी के बारे में बताते हुए कहती है कि उनके अनजाने अनचाहे व्यवहार से मेरे पिताजी हीन भावना से उनको देखते थे। किसको देखते थे? लेखिका को देखते थे। लेखिका का नाम क्या था? मनु भंडारी। मतलब जो मनु भंडारी का चाल चलन था, मतलब उनके पिताजी चाहते थे कि लेखिका ये काम न करे, लेकिन लेखिका वही काम करती थी जो लेखिका को अच्छा लगता था। इसलिए लेखिका के पिताजी को जो मनु भंडारी थी ज़्यादा अच्छा नहीं लगती थी और उनको हीन भावना के दृष्टि से देखते थे। गोरा रंग पिताजी को बहुत पसंद था। जो उनके पिताजी थे गोरे रंग वाले आदमी बहुत पसंद थे, लेकिन जो लेखिका थी वो काली थी, इसलिए भी वो पसंद नहीं करते थे। दुबली पतली थी और मेरी बड़ी बहन सुशीला खूब गोरी थी, स्वस्थ थी। पिताजी हर वक्त मेरी तुलना मेरी बड़ी बहन सुशीला से किया करते थे। लेखिका के जो पिताजी थे, उन्हें उनकी जो बड़ी बहन थी, लेखिका की बड़ी बहन थी सुशीला, वो गोरी थी, इसलिए लेखिका के पिताजी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और वो हेल्दी भी थी, इसलिए उन्हें बार बार मनु भंडारी से तुलना किया करते थे, जिसके कारण मेरे मन में हीन भावना ने जन्म ले लिया। वो बार बार उनसे तुलना करते थे, जिसके चलते लेखिका के मन में हीन भावना घर कर लिया, मतलब जम गया। हीन भावना ने जन्म लिया। इसी हीन भावना के कारण शायद लेखिका को आज भी अपनी उपलब्धियां पर विश्वास नहीं होता। लेखिका इस बात पर बहुत सोच विचार करती है कि माता पिता का व्यवहार किस कदर बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अब बार बार लेखिका के मन में यही आता है
कि मेरे पिताजी मुझे क्यों इतना हीन भावना से देखती हैं, मेरी दीदी को इतने अच्छे नज़रों से देखते हैं, उन्हें प्यार करते थे, मेरे को ही उन्होंने ऐसे क्यों देखते हैं। ये चीज़ बार बार लेखिका के मन में टकराती रहती थी। लेखिका की जो माँ थी वो अनपढ़ थी, वह पुरानी विचारधारा की थी, लेकिन उनमें सहनशीलता, धैर्य कूट कूट कर भरी थी। वह एक ऐसी महिला थी जिसमें सहन शक्ति की देवी थी। वह अपने बच्चों के हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी, हमेशा तैयार रहती थी। पिताजी की हर ज्यादती को सहन करना अपना कर्तव्य समझती थी। जो लेखिका के पिताजी थे वो जो कुछ भी कहते थे उसको भी मानने के लिए लेखिका की माँ हमेशा तैयार रहती थी। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। किसने कुछ नहीं मांगा? उसने कभी भी कुछ नहीं मांगा। ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि किसने उनसे कुछ नहीं मांगा, और यदि नहीं मांगा तो क्यों नहीं मांगा, इसका कारण क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेखिका अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी छोटी थी। वह कहती थी कि मेरे घर के बड़े आंगन में बचपन के सारे खेल शतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टोपी आदि खेल पड़ोस के सहेलियों के साथ खेलती थी। भाइयों के साथ भी बहुत सी खेल खेलती थी, पर उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर रहता था। जो उनकी काम होती थी, गतिविधि होती थी, खेल होती थी, वो सब घर का बाहर होता था। और हमारा जो होता था वो घर के अंदर होता था। लेखिका इस बात से अचंभित है कि उस समय घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इससे कुछ परिवार तो घर का हिस्सा जैसा लगता था। मेरी कहानियों के अधिकतर पात्र इसी मोहल्ले के हैं। जो लेखिका की कहानी है, इस कहानी के जो पात्र है, जितने भी कहानी में सम्मिलित लोग हैं, वो सब उनके आस पड़ोस के ही लोग हैं। जहाँ मैंने अपनी किशोरावस्था गुजारा और युवावस्था का आरंभ किया। तो ये कहानी जो है मेरा, एक कहानी यह भी का पहला भाग है। दूसरी भाग मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी आप लोग के सामने लेकर आने के लिए। और मेरे वीडियो को यदि अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।